भारत की तैयारी पूरी है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, और इसी को लेकर पाकिस्तान में डर और खौफ। विस्तार से इसी पर आगे बात करेंगे। शुरुआत दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो 4 बड़ी बैठकें हुई हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूं। ये जो बैठकें हो रही हैं देश की राजधानी दिल्ली में, इससे सरहद पार पाकिस्तान में दहशत बढ़ रही है। दहशत की आखिर भारत पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान को परेशान किए हुए है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं, इनसे समझिए आप कैसे आतंक का पनाहगार मुल्क खौफ में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए के साथ बैठक की, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया था कि जो भी एक्शन लेना है उसका टारगेट, टाइम, तरीका सेना खुद तय करे। खुली छूट सेना को। नतीजा ये कि बिलबिला रहा है पाकिस्तान। एक मंत्री तो रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं। जिन्ना लैंड के सूचना मंत्री ने कह दिया कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ बड़ी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीए की बैठक हो चुकी है, और साथ ही कैबिनेट बैठक। साफ है अभी से रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई है, और ये जो बैठकें हुई हैं इन बैठकों में क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन इतना तय है दिल्ली में हुई इन 4 बैठकों से पूरा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त खौफ में आ गया है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से कर्नल आर बख्तियार, रक्षा विशेषज्ञ, वो जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा आशीष से जानते हैं। आशीष, जिस तरीके से कल एक हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद होते हैं, हमारे जो सीडीएस हैं, एनएसए हैं, वो सब इसमें शिरकत करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड सेना को दे दिया जाता है कि आप खुद सब तय कीजिए। इसके बाद पाकिस्तान में एक बौखलाहट जो देखी जाती है कि रात को 2 बजे आते हैं वहां के मंत्री और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी का सिनेरियो किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं आशीष? देखिए, केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया हम पर अग्रेशन कर सकता है, किसी तरह से वर्ल्ड सपोर्ट मिल जाए, जबकि वो मिलना नहीं है। गिने चुने एक आध नेशंस आप जानती हैं जो पाकिस्तान के साथ दिखने की हिम्मत दिखा भी रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि भारत के पास पर्याप्त सबूत है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की बैठक में बिल्कुल स्पष्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, या तीनों सर्विसेज चीफ्स, उनको फ्री हैंड दिया है कि आप अपना टारगेट चूज करें, समय चूज करें, और पाकिस्तान पर जिस तरह की भी मिलिट्री कार्रवाई करनी है वो करें। ठीक है, तो कर्नल बख्तियार आपके पास आ रही हूं मैं सर। मतलब ये विक्टिम वाला कार्ड तो फिर चलेगा नहीं, जो किया है उसे भुगतने के लिए तो तैयार रहना होगा। कर्नल बख्तियार जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। औलाद आदम को बहुत मेरी तरफ से सलाम। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम जॉइनिंग एबीपी। थैंक यू सो मच। मुझे जो आपकी आवाज़ आ रही है वो कुछ कम है, उसका वॉल्यूम अगर बढ़ सकता है तो प्लीज़ कर दीजिए, वरना मैंने अभी चेक किया था कि हाँ मेरी आवाज़ शायद ठीक जा रही है, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी सी मैं आवाज़ उसे ठीक करवाती हूं कम आ सर। रही है अभी तक अगर आप मेरा लेकिन जितना सवाल समझ पाए उसका जवाब अगर आप दे पाए तो। जी 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 बिल्कुल।
मुझे बिल्कुल ये आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, आपने किसको उस पे लिया है। माई फर्स्ट आइडेंटिटी, आई एम ए मुस्लिम, सो आई एम द रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ होल मैनकाइंड, one. Number two, my performance in the world would be evaluated how good I have proven to this world and to my fellow human beings. Number two, I am a Pakistani, right? So there are few national interests we each Pakistani would serve, and those interests certainly doesn't mean the disinterest of others. तो हम हिंदुस्तान जिसका कभी हम हिस्सा थे, वो हमारे हमसाए हैं, तो क्या हमसायों के हकूक़ आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ कि हमसाया माँ बाप जाया, तो हमें उन सब के लिए अमन, सुकून और एक खुशहाली का पैगाम हमारी तरफ से जाना है। नहीं, तीसरी मेरी कर्नल identity बख्तियार साहब, ये अमन का पैगाम जाए, जी, सर इससे तो बहुत आगे की बात बढ़ चुकी है ना। अभी तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और यहाँ पर जो हमसायों ने हम पर हमला किया है सर, वो चुन चुन कर, आप यहाँ पर बैठते साथ ही आपने अपनी जो पहली आइडेंटिटी यहाँ पर गिनाई है सर, आपने बता दिया कि आप रियल मुस्लिम हैं, आपने बता दिया किस तरीके से आप मानवतावादी हैं, लेकिन सर ये रियल मुस्लिम का काम था कि इस्लाम के नाम पर चुन चुन कर हिंदुओं का कत्लेआम किया जाए, चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जाए। सर ये रियल इस्लाम है सर, ये मुसलमान होने का पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है। आतंकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल बड़े हैं ना सर। मुझे लगता है जरा सा जनरल के सिन्हा को इस चर्चा में हम लेकर आते हैं। जनरल सिन्हा, ये इतनी मीठी मीठी और दोस्ती और शांति की बातें सर, ये किसके लिए हो रही हैं? जनरल सिन्हा। जय हिंद रमाना। और पाकिस्तान में जो हम कह रहे हैं आया है, उनको भी हिंदी बोलूंगा। उसने कहा है हम साया थे, माँ बाप ये हैं, उनको भी मैं जय हिंद बोलूंगा। और उसी का कहें कि जय हिंद का नारा है सिन्हा सर, आई एम सो सॉरी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। इसको मुझे लगता है थोड़ा ठीक करवाना होगा सर। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही आप देख रहे हैं फरीद अहमद पाकिस्तान से पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बेटा, यस जी। बख्शी सर, यहाँ पर हमारे साथ जो पाकिस्तान से मेहमान हैं, वो बड़ी सर अमन शांति का पैगाम यहाँ पर बैठकर आज एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दे रहे हैं दुनिया को। मेरा सवाल ये सर कि इसका मतलब बचता क्या है अब? मतलब ये अमन शांति का पैगाम, ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम वाला कार्ड है अब जो पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है सर, दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए? देखिए साहब, जो हमारे 26 पर्यटक थे बेचारे बेकसूर मासूम, नई नई शादियां हुई, उनको तो मार डाला, उनको तो परमानेंट पीस पे कर दिया ना साहब आपने। और फिर आप साहब कह रहे हैं कि शांति की बात करो, चैन सुकून की बात करो। हमारे 26 भारतीय नागरिक आपने परमानेंट पीस पे डाल दिए, परमानेंट असीम शांति को पहुंचा दिए। घर में बिलख बिलख के वो बच्चे उनके रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं। तो साहब अब ये कब तक चलेगा ना? ये जो सिलसिला कभी 26/11 होता है, 166 भारतीय मार दिए जाते हैं बेकसूर, अनआर्म्ड, बेगुनाह। हर एक मासूम का कत्ल कुरान शरीफ के मुताबिक इंसानियत का कत्ल है। आप इंसानियत का कत्ल करते जाते हैं, आए दिन आप कोई नया तमाशा होता है। तो अब हमको भी साहब कुछ करना पड़ेगा कि ये तमाशा ख़त्म हो। वो अब हम कर रहे हैं। आपको बड़ा देर से याद आया अमन चैन। अमन चैन रहता तो ये आपके आसिम मुनीर साहब को मुल्ला आसिम मुनीर बनने की क्या ज़रूरत थी? वो एक्सटेंशन चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि वो अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। और कोई भी आपका जर्नल जो आर्मी चीफ बन जाता है, वो तो साहब रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो तो कुर्सी से चिपक के बैठ जाता है साहब, ठीक है। और वो चाहे जंग करानी पड़े वो जंग करा लेगा, लेकिन मेरे को एक्सटेंशन चाहिए। ठाट बाट ये जो पैलेशियल बंगलो शंगलो मैं नहीं छोड़ सकता। इमरान खान को लात मार के जेल में डालने की ताकत, मोहरे चुनने की ताकत, उनको मुखौटा बना के डेमोक्रेटिक आप कठपुतलियाँ बिठा रहे हैं शहबाज शरीफ की या दूसरे तीसरे की। तो साहब अब अमन कौन नहीं चाहता? सही, ठीक है, अमन शांति कौन नहीं चाहता, लेकिन जब ऐसी ओछी हरकतें करें
तो यहाँ भी जिम्मेवारी है भारत की सरकार की कि अपने लोगों की वो जानें बचाएं, ठीक, अपने लोगों की बड़ी जानें बड़ी बचाएं। बात आप कह रहे हैं सर। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उन्हीं की वजह से आज इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है कि पाकिस्तान डर और खौफ में है। इस पर आगे जवाब लूंगी मैं। पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले में पाकिस्तान शामिल था, ये बात पूरी दुनिया जान रही है। पीओके में कई आतंकवादी संगठनों के कैंप का खुलासा जो अब हो रहा है। पीओके में कई आतंकवादी संगठनों के टेरर कैंप, जिनमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीकुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, तहरीक ए जिहाद, कितने नाम में गिनाऊं आपको, इनके आतंकी कैंप यहां पीओके में शामिल हैं। ये आतंकी कैंप पीओके के मुजफ्फराबाद में, कोटली में, रावलकोट इलाके में एक्टिव है। पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकवादियों के कैंप चलाए जा रहे हैं, इसका भी खुलासा हो रहा है। आतंकियों की ट्रेनिंग इन कैंप्स में की जाती है, उन्हीं की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है। आशीष, ये एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं और इसी से बेनकाब हो रही है किस तरीके से पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है और पाकिस्तान में जो आतंकवाद की पॉलिसी है उसमें कोई फर्क है ही नहीं। आशीष, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा खुलासा है कि जैसा आप जिक्र कर रही थी रोमाना, 28 जगहों की हमें जो टॉप सोर्सेस से पता चला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान कितना भी नकार ले, पाकिस्तान के मंत्री रात में 2 बजे कितने भी रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन ये सच्चाई है कि 28 जगहों को चिन्हित करके हमें सूत्रों से जानकारी मिली है जहां पर लश्कर ए तैयबा, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, HUM, जैश ए मोहम्मद, हुजी, TUM, इस तरह के आतंकी संगठनों के टेरर कैंप्स बाकायदा चल रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है कि आखिर पीओके में टेरर कैंप्स इतने लंबे समय से चल कैसे रहे, जिसको भारत आज एक्सपोज कर रहा है, जिसको ABP न्यूज पर हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पाकिस्तान सेना की मदद से लगातार चल रहा है। वरना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इतने बड़े बड़े भारत के ऑपरेशंस के बावजूद इस तरह से टेरर कैंप्स क्यों चलते हैं? और एक सवाल और मैं खड़ा करना चाहता हूं रोमाना, ये टेरर कैंप्स क्यों चल रहे हैं? क्या उनको ये डर सता रहा है कि भारत फिर से कोई बड़ा स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर? क्या भारत पीओके को भारत में वापस लेने के लिए उस पर हमला करेगा? तो क्या ये अपने एसेट्स की तरह इन आतंकी कैंप्स में जो संगठन सक्रिय हैं, जहां पर आतंकी मौजूद हैं, उनका भी प्रॉक्सी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान सेना भारत के खिलाफ? ये पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करता है। बड़ी बड़ी जगहों के नाम है, काफी जगहों के नाम आपने रीड किए, मुजफ्फराबाद हो, बंदी ज्वारा हो, घोड़ी पटिका हो, पीर चिनासी हो, चाकोठी पोस्ट हो, उसके पास का इलाका हो, बाग हो, रावलकोट हो, पीरागढ़ी हो, कोटली हो, संसा हो, 28 जगहों पर आज हम एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज भी टेरर कैंप्स को चला रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास अब कोई बचने का रास्ता बचा नहीं है ना। ऐसे में हमारे साथ फरीद साहब भी मौजूद है, पाकिस्तानी पत्रकार, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। और अच्छा, फरीद जी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन कर्नल बख्तियार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल बख्तियार के पास लेकर चलेंगे फिर दर्शकों को। तो कर्नल बख्तियार, फिर सवाल ये है ना कि इतना रोना क्यों? जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना कर्नल बख्तियार। ओ मैडम, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आप जिस स्टेज पे और जिस टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हैं उससे टॉक शो नहीं हो सकता। नंबर 2, 70 से 80% आप बात करती हैं। एंड इज इट ए ब्लेम गेम? इज इट ए चार्जशीट? कैन अ पार्टी बी अ जज? मुसलसल आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान ने मार दिए, और कहीं तो साबित कर दें कि पाकिस्तान उसमें शामिल है। तमाम मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए, जो कातिल हैं उनको फांसी मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने किसी एक भी हिंदुस्तानी शहरी का कत्ल नहीं किया। जब तक ये एक यू आर ए पार्टी एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग ए जज, ये है जस्टिस। नहीं सर, सिर्फ जज ही नहीं सर, सिर्फ जज ही नहीं, हम तो एग्जीक्यूट भी करेंगे सर। हम तो सजा सुनाएंगे और सजा को मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। आप यकीन रखिए सर, जो उरी के बाद हुआ था सर, जिस तरीके से उरी के बाद हुआ सर, और जिस तरीके से पुलवामा के बाद हुआ, आप इसी तरीके से मुस्कुराइए सर। और यहाँ जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे लगता है हम जरा सा जनरल सिन्हा का रुख करेंगे और जनरल सिन्हा जो हैं वो आपके इन सवालों का जवाब देंगे। जनरल सिन्हा, आपने सुना यहाँ पर कर्नल बख्तियार की तरफ से कुछ सवाल खड़े किए गए, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से उनका जवाब देंगे। सिन्हा सर। रोमाना और कर्नल बख्तियार, जय हिंद तो आपको भी, क्योंकि आपने कहा कि आप हमारे हमसाए रहे हैं। देखिए साहब, ये जो आप लोगों ने किया है 47 से लेकर आज तक, उसकी कोई हम डिबेट करना नहीं चाहते, उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहते।
देखिए, फुल ऑपरेशन फ्रीडम हम जिसको कहते हैं, डायरेक्शन स्टाइल ऑफ कमांड, वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप साहब से मिल चुका है। डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड इज वन थिंग, उसमें सारा चीज एब्सोल्युटली क्लियरिटी के साथ आता है। अभी ये है कि हम करेंगे क्या साहब आपके साथ में। कर्नल बख्तियार साहब को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो भुगतभोगी होंगे, इनकी उम्र बता रही है कि शायद इनका तजुर्बा सभी जंगों से होगा जहां पर इनको किस तरह से ये गए हैं और सारे इनके कारनामों का हिसाब किताब हुआ था। आज ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सारे गड़गड़ा रहे हैं। यही नहीं, वो अभी आसिम मुनीर साहब भी कहीं भागे भागे जा रहे हैं। मैंने सुना है कि इनके प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी मिलिट्री हॉस्पिटल में चले गए हैं, शायद उनको ट्रिप भी लग रही है। आसिम मुनीर भागे हुए हैं। देखिए साहब, कर्नल साहब, ये समय है आपको हथियार डालने की। यदि आप वही करना चाहते हैं, 93,000 आपको तो पता ही होगा, जलबख्शी बैठे हुए हैं, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। कारगिल हमने बहुत अंदर से देखा है। अब हम वो डिक्लेयर करेंगे जो पीक ब्रोमाना, ये समझ के रखिए, जो पाकिस्तान का हिस्सा हमारे अंदर है, वो हम डिक्लेयर करेंगे। और आप जो देखेंगी, अभी बहुत आपके आसिफ साहब ने बहुत बड़ा लिस्ट नाम लिया है, वो सब हासिल है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, यही मैं बताना चाहता हूँ। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात मैं अभी कर रहा था, जहां पर हम लोग कारगिल की तरफ देख रहे थे। तो हमें अब अपने डायरेक्टर स्टाइल ऑफ कमांड का, जिसमें सरप्राइज एंड डिसेप्शन है, हाउ इंडियन आर्म फोर्सेस, इसमें सिनर्जी है, उससे करेंगे। दूसरा, इससे मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब मेरे, आपका जो ईस्टर्न फ्रंट, आप वेस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं, वहां तो डुअल राइट के ऊपर तो कार्रवाई चल रही है। Yesterday 53 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड एंड दैट आल्सो बाय तालिबान। वो तो मारे गए, वो तो भाग रहे हैं। टीटीपी लगी हुई है, बलूचिस्तान में लगे हुए हैं। भारतीय सेना का रिट्रीब्यूशन देखेंगे। और इस बार ये कहां से होगा? एक ही रास्ता है, वो सस्काम वैली, जिससे आप निकल सकते हैं। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है और वो सस्काम वैली भी हमारी है, 1700, जिसने आपने चाइना को दिया था। तो आज बात हम इस चीजों का करें, हम ये ना करें कि इनसे पूछें कि इन्होंने कत्लेआम जो इन्होंने किया है वहां, ये यही। और सबसे बड़ी बात, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं। देखिए, ये चीज शुरू हुआ था जौल हक के जमाने के, उन्हीं जमाने के ये हैं। मुसलमान कभी भी नहीं पाकिस्तान मानता था अपने को, वो फौजी प्रोफेशनल होते हैं, इसको सारे धर्म उनके लिए बराबर होता है। जब आपने अपने लोगों को ही नहीं माना, उनके भाग गए, तो हमने सुबदर फाक किया था उनको, हम जलाए नहीं थे। अब जलाया जाएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए, यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है, आपने इसको शुरू किया और आप हमसाया है। 2 नेशन थ्योरी, ये किसने शुरू किया है? आसिम मुनीर ने ना जी। 2 नेशन थ्योरी, आई डोंट बिलीव, जलबख्शी डजंट बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी। आवाज कट रही है तो सुनिए साहब, आपको हमारे देश के लोग सुन रहे हैं इसको, पाकिस्तान की आवाज सुन रही है। वी डोंट बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी, ये आप सुन लीजिए। आसिम मुनीर कह रहे थे ना, वी बिलीव ओनली 1 नेशन, वी क्रिएटेड 3 नेशन इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बट द टाइम हैज कम दैट आई बिलीव इट इज 1। आप हमसाया हैं तो जल्दी हमसाया बनने की चेष्टा करें आप। ठीक है, शानदार सर। मुझे लगता है जरा सा फरीद साहब के पास चलते हैं। फरीद साहब, फिर उल्टा दाव इस बार पड़ गया है जनरल आसिम मुनीर का। अब जब दाव उल्टा पड़ गया सर, तो फिर भुगतिए, मतलब करेगी पाकिस्तान की फौज, और पैगाम पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तानियों की मौत का लिख रही है सर। और क्या हो रहा है? यही हो रहा है। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैंने कल भी बात की थी, एक तो इंडिया की चैनल्स को ना सेंसेशनलिज्म के ऊपर जो है वो अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आए जरा रियलिटीज के ऊपर बात करते हैं। मैंने कल भी बात की और मुझे बोलने की नहीं दिया गया। आप लोग हमेशा बात करते हैं टेररिज्म की। मैंने कल भी ये कहा कि टेररिज्म जो है वो सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला नहीं है, एक इंटरनेशनल फिनोमिना है और हमें इसे इंटरनेशनली सॉल्व करना होगा। ये हम सबको मिलकर इसके साथ लड़ना होगा। ये किसी एक मुल्क की बात कल भी आपको बताया था फरीद साहब, आप समझना ही नहीं चाहते कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की नीति है सर। आप लोग जब तक टेररिज्म की अपनी नीति नहीं बदलेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों के साथ दिक्कत ही है। आपके मंत्री खुद इस बात को कबूलते हैं कि साहब 3 दशकों से आप लोगों ने टेररिज्म को ही बढ़ावा दिया है। आप ही लोगों ने टेररिज्म के नाम पर दुनिया से, बड़े मुल्कों से फंडिंग ली है सर।
सर और आतंकवादियों को पाला पोसा है सर। मैंने कल भी आपसे यही कहा था, बात कर रहे हैं, आप समझने को तैयार नहीं है सर। आपकी पहली बात वहीं पर आप अटके हुए हैं। डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान रॉ के जरिए आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं बलूचिस्तान को, आप सीपेक को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप आके हमें अमन के लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। हमें मालूम है आपके किरदार का, सर अमन के लेक्चर नहीं दे रहे हैं। इस बार तो हम बताएंगे आपको कि अमन चैन का मतलब क्या है। इस बार ये पाकिस्तान को समझाया जाएगा सर, लेक्चर नहीं दे रहे इस बार। तो सर लेक्चर से बात आगे बढ़ेगी, बात थियरी तक नहीं रहेगी सर। इस बार तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सर एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जरा जल्दी से दर्शकों को देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 सदस्यीय बोर्ड का ये पुनर्गठन किया गया है। इसमें पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बोर्ड में सेना के 3 अंक के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया गया है। पुलिस सेवा से 2, विदेश सेवा से 1 रिटायर्ड अधिकारी शामिल किए गए हैं। वायुसेना से एयर मार्शल पीएम सिन्हा, थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, नौसेना से रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से भारत में तैयारी तेज होती हुई आप देख रहे हैं। ये 7 सदस्यीय बोर्ड का, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का भारत में पुनर्गठन। मुझे लगता है जल्दी से जनरल बख्शी का रुख कर लेना चाहिए हमें। जनरल बख्शी, पाकिस्तान कंफ्यूज है सर, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। मतलब कभी पाकिस्तान के खेमे से आवाजें निकल कर आती हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं जी, कहीं कहा जाता है कि साहब भारत हम पर अटैक कर रहा है, कहीं पर अब यहाँ पर कर्नल बख्तियार मौजूद हैं तो वो सफेद जो है वो झंडा ही लेकर आ गए, अमन शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें कि हम हमसाए हैं, उनके पड़ोसी हैं, जरा अमन शांति की बात कर लें उनके साथ। सर कंफ्यूजन है पाकिस्तान में, ये डर है पाकिस्तान का। जनरल बख्शी, तो पाकिस्तान में टोटल कंफ्यूजन है। देखिए नवाज शरीफ साहब जो भुगत चुके हैं कारगिल का एक्सपीरियंस, जब वो कह रहे थे कि मेरे को पाकिस्तान की फौज ने डार्क में रखा और बैक स्टैब किया और जो मैं शांति के प्रयास वाजपेयी जी के साथ कर रहा था वो सारे पीठ में चुरा घोंप के धुएं में उड़ा दिए और बहुत एम्बैरेसमेंट हुई पाकिस्तान की। वो अपने छोटे भाई शाहबाज साहब को कह रहे हैं कि फौज की मत सुनो, तुम शांति से काम लो, तुम एहतियात से काम लो। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या हो गया, अच्छा सॉरी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। और जो है पाकिस्तान के अंदर जो है आसिम मुनीर साहब ने जो सारे फसाद की जड़ है, उन्होंने वो ऊल जलूल बयान दिया था सिविलाइजेशनल वॉर का। उसके बाद हमने देखा एक कम्युनल जैसा अटैक हुआ हमारे टूरिस्ट के ऊपर टेररिस्ट के द्वारा, 26 लोग मार दिए गए, 17 घायल हैं। ठीक है साहब, अब आप समझते हैं कि साहब भारतवर्ष ये सहता रहेगा हमेशा? ऐसा नहीं होगा। आसिम मुनीर साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए ये सारा नाटक करवा रहे हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से। रिटायर होने वाले हैं अक्टूबर में, रिटायर होना नहीं चाहते, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध क्यों ना करा दें। ठीक है साहब जी। वो कजाकिस्तान गए हुए थे बड़ी ठंडी हवा, आबो हवा में सांस लेने, उनको वापस दौड़ के आना पड़ा। आते ही नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के साथ बातचीत की तो एयरफोर्स चीफ तो तकरीबन रो पड़े पाकिस्तान के कि मरा दिया मुरीद, कि मेरे तो आधे F-16 जो हैं तैयारे दे आर आउट ऑफ एक्शन। ठीक है, उनका अपग्रेड हो रहा है। जो मेरे JF-17 है 50% के रडार काम नहीं कर रहे। ठीक है साहब, वो खौफ में है कि भारत के पास S-400 मिसाइल हैं जो 400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर वार करेंगे। ठीक है जनाब, आप मुस्करा बाद में लेना जब वो फटेंगे आपके ऊपर। ठीक है, और हमारे पास रफाल जेट फाइटर्स हैं, मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमारे पास। ये जो ताकत है ना हिंदुस्तान की, पाकिस्तान इसी ताकत की वजह से इस वक्त डरा हुआ इतना है कि सोचिए जरा, रात को 2 बजे पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो वहां पर सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दुनिया के सामने खुद को बेचारा दिखाने का ढोंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब 24 से 36 घंटे और भारत जो है हम पर एक्शन लेने वाला है। भारत की तरफ से साफ किया गया है, सबक तो सिखाया जाएगा, कठोर सजा मिलकर रही। भारत के एक्शन के बाद खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद, मसूद अजहर का ठिकाना बदला गया है। दोनों को कोट लखपत जेल से बहावलपुर भेज दिया गया है।
बहावलपुर जेल के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत के एक्शन से खौफ में पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो फिर वो जवाबी कार्रवाई कहां होगी, कैसे होगी। इसी को लेकर पाकिस्तान में देखिए किस तरीके की हलचल है। बहावलपुर जो जेल है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो जानकारी मिल रही है, आतंकवादियों हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों का ठिकाना पाकिस्तान ने बदला है। लोकेशन बदल रहा है। पाकिस्तान डर में है, खौफ में है और पाकिस्तान देखिए किस तरीके से ये जो आतंकवादी हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनकी सुरक्षा करने की जद्दोजहद में इस वक्त उलझा हुआ नजर आ रहा है। हाफिज सईद का, मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान ने बदला है। दोनों को कोट लखपत जेल से बहावलपुर भेज दिया गया है। बहावलपुर जेल के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकवादी हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया। फारूक के तैयार किए ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क ने इस हमले को अंजाम देने में मदद की है। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर फारूक अहमद फिलहाल पीओके में छिपा हुआ है। पिछले 2 साल से फारूक के नेटवर्क ने कई हमलों में मदद की, जिसमें पहलगाम हमला भी है। पहलगाम हमले के 7 दिन बाद जांच एजेंसियों को हमले के मददगारों का नेटवर्क तैयार करने वाले आतंकी का पता लग गया है। नाम फारूक अहमद, ओहदा लश्कर का टॉप कमांडर, काम ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार करना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी को अपनी जांच के दौरान पता चला है कि फारूक अहमद पाक अधिकृत कश्मीर में छिपा हुआ है। पिछले 2 सालों के दौरान इस फारूक अहमद ने जम्मू कश्मीर में जो तमाम आतंकी छुपे हुए हैं उनकी मदद के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो काम करने की शैली होती है उसके मुताबिक वो आतंकियों के मददगाह के तौर पर काम करते हैं। उनके खाने पीने से लेकर के उनकी सुरक्षा तक का इंतजाम देखते हैं। इसके साथ ही में ओवरग्राउंड वर्कर्स का इस पहलगाम हमले में भी एक बड़ा रोल निकल के सामने आया है। 3 दिन पुरानी ये तस्वीर है। कुपवाड़ा में फारूक अहमद के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सेक्टर से ये कश्मीर में घुसपैठ कराता है और इसको घाटी के पहाड़ी रास्तों की अच्छी जानकारी है। 1990 से 2016 तक ये लगातार पाकिस्तान और भारत आता जाता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फारूक अहमद पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर में बैठ करके सिक्योर्ड ऐप के जरिए अपने लोगों से संपर्क में रहता है। लेकिन अब फारूक अहमद और उसका नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। पहले खात्मा होगा फारूक अहमद के नेटवर्क का और उसके बाद बारी आएगी फारूक अहमद की। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार आप जानते हैं खौफ में है। इसकी रिपोर्ट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर पाकिस्तान के गांव की क्या हालत है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा के आखिरी गांव सुचेतगढ़ भी पहुंचे। पता लगा कि लोग डर से खेतों में वहां आ नहीं रहे। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया और 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है। ये तनातनी न केवल डिप्लोमेटिक लेवल्स पर है बल्कि इस तनातनी का असर जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। न केवल पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तान के आम नागरिक भी किस तरह से भारत से डरे हुए हैं, इसकी हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज इस समय भारत के आखिरी गांव आरएसपुरा के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में है और सुचेतगढ़ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा के उस तरफ जो इलाका है वो कदरियाल का इलाका है, सियालकोट जिला है जिसका ये इलाका है। और आप देख सकते हैं कि जहां भारतीय खेतों में इस समय आपको किसान नजर आ रहे होंगे, कटाई नजर आ रही होगी, लेकिन वहीं पाकिस्तान का पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी शख्स हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान का टावर आपको
जरूर दिख रहा होगा, जहां से पाकिस्तान लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। लेकिन भारतीय किसान एक तरफ जहां फेंस के साथ, इस तारबंदी के साथ लगे हुए इलाकों में कटाई कर रहे हैं, अपनी फसल काट रहे हैं, वहीं डरा सहमा पाकिस्तान बिल्कुल सन्नाटा है। पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग नहीं आ रहे। उनकी जो जनता है ना, हमें दिखाई नहीं दी उस दिन की। कल आए थे थोड़े बहुत लोग, उनके मशीन लेके और ट्रैक्टर लेके, तो गेहूं काटा उन्होंने, तो आज फिर उनका कोई नहीं आ रहा। 22 तारीख के बाद नहीं दिखे आपको लोग? 22 तारीख के बाद नहीं देखा। अगर आपको लंबरदार साहब मैं पूछूं 22 तारीख से पहले क्या होता था जो अब नहीं हो रहा? पहले उनकी मूवमेंट ठीक थी, वो भी लोग आते थे इधर बॉर्डर पे, खेतों में काम करते थे। हाँ, जब 22 के बाद नहीं हमें दिखाई दी। कुछ आवाजें जो उनकी मस्जिद है उसमें भी आती थी आवाजें, पर उस दिन की नहीं, वो भी नहीं आई। सब्जी वाले भी आते थे, उनकी आवाजें भी आती थी, पर अब नहीं आती। आपको लग रहा है कि डर दिख रहा है बॉर्डर तो पाकिस्तान की तरफ, तो हमें कोई बच्चा ही नहीं दिखाई दिया उस दिन का। वो तो डरा हुआ है पाकिस्तान को। लास्ट ऐसा कब हुआ था जब उनकी मस्जिद से आवाज नहीं आई थी? पहले कब हुआ था? कुछ कारगिल के टाइम ऐसा हुआ था या उससे पहले? कारगिल के टाइम। तब भी आवाज नहीं आई थी। मेरा खेत उधर है, जीरो लैंड, बिल्कुल जीरो लैंड पे उनका गांव है, बिल्कुल जीरो लैंड। लेकिन दिखाई नहीं दिया उनका कोई भी बच्चा, कोई कपड़ा नहीं, ऐसे वो कबूतर ये वो उड़ाते हैं वो, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। कल गए थे हम उधर कटवाने के लिए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल भी उनकी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो मूवमेंट। बिल्कुल। तो ये जो गांव, क्या कुछ आपको लग रहा है खाली करवाए होंगे तभी लोग? गांव खाली नहीं होंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही। भैंसे मुंह से रखी हैं, गाय रखी हैं, उनके लिए चारा चुरा तो चाहिए। कल आए थे इधर, एक टाइम वो रिपर आया था भूसा बनाने के लिए, एक कंपेन आई थी, वो कटाई करके चले। ट्रैक्टर जिसकी कटाई होगी वो ट्रैक्टर ट्राली लेके आएगा, वो भाग जाएगा। जैसे भी 5 बजेंगे या 2:30 बजेंगे, उनकी चारों ओर से आवाज आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही। ये कौन कौन से गाँव है? ये कजरियाल है, वो भैंस है, वो बोला भैंस है, उधर खाने जाकर ये कसीर है, इधर बुग है। ये 5-6 गांव है हमारे बगल में। आप मुझे लंबरदार साहब एक बात बता रहे थे कि टमाटर 200 रुपए किलो? हाँ देते हैं, उधर आवाज आती है। गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है, आलू 80 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो हमारे इधर 10 रुपए के जी भी बिक रहे हैं, उनकी 80 रुपए किलो बिक। तो ये आवाजें आती है, बहुत आती है। जैसे हमारे स्पीकर लगाए, उन्होंने स्पीकर लगा रखे। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल टावर है, यहाँ पर इन्होंने कुछ चादर वादर लगाई है, मुझे लग रहा है लगातार यहाँ से देख रहे होंगे ये लोग। हाँ, ऊपर वो उनका ओपी चढ़ा हुआ है। जब ये ओपी नहीं ऊपर चढ़ेगा ना, फिर हमें खतरा है। जिस दिन ओपी ऊपर से उतर गया, सब लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये है इनका। लेकिन अभी ओपी उनका अभी कई बार तो 3-4 चढ़ जाते हैं, कई बार ये एक आधा चढ़ता है, जिसकी ड्यूटी है तो वही चढ़ता है। तो आप लोगों की तैयारी पूरी है, आप चाहते हैं इस बार आर पार हो जाए? हाँ, होना चाहिए। लेकिन क्या करना फिर, अगर मजबूरी है, अगर वो घर में आके मार रहे हैं तो हमें ही मारना चाहिए उनको। पाकिस्तान डरा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के गांव में सन्नाटा पस रहा है। पाकिस्तान का बच्चा नहीं दिख रहा, पाकिस्तान के जो है किसान नहीं दिख रहे, पाकिस्तान के आम लोग नहीं दिख रहे, पाकिस्तान की मस्जिदों से अजान की आवाज़ें नहीं आ रही, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में जो सब्जी वाले थे वो तक नहीं आ रहे। ऐसा दावा यहाँ लोग कर रहे हैं, भारतीय गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो दावा कर रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव भारत के आखिरी गांव से दिखा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लाइन से कुछ मीटर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, एबीपी न्यूज़, आरसपुरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।